मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। वेलकम टू द वेदर ऑफ इलेक्शंस। वेदर ऑफ इलेक्शंस, यस फाइनली इलेक्शंस का सीजन आ चुका है। कागजाते नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। कल जो है वो लास्ट डे है और लेट्स सी कि अब कौन किसके हलके से इलेक्शन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है और लोग बड़े क्यूरियस हैं। मरियम नवाज किस हलके से लड़ेंगी और बाकी के सारे जो जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या है, अनप्रेडिक्टेबल से सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे बहुत से हलकों से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आएंगे। लेकिन अगर हम सियासी बिसात की बात करें और ऐसे में जो की लीडर्स हैं उनका जिक्र करें, जैसे कि जो उम्मीदवार हैं अपने जमात की तरफ से वज़ीर आज़म बनने की, उनकी बात करें, जो कहते हैं कि हवाएं हमारे लिए चल रही हैं, यानी वो है नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि वो मानसरा से इंतखाब लड़ेंगे। लाहौर के किस हल्के से लड़ेंगे ज़रा ये भी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हाँ मानसरा से वो लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम उनके छोटे भाई की बात करें, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करें, 2 हल्के हैं जिनसे वो लड़ेंगे। एक तो लाहौर का है, गेस व्हाट, दूसरा कौन सा है? कराची से वो लड़ेंगे। और ऐसे में अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी की तो वो नवाबशाह से, बिलावल भुट्टो की बात करें तो लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बानी चैवन पीटीआई, मियां वाली, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 हलकों से वो इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन जरा इस पर एक सवाल ये भी उठता है कि वो कैसे लड़ पाएंगे इलेक्शन। इस वक्त तक वो नाअहल हैं, लेकिन हाँ फैसला महफूज है और अगर वो फैसला सुना दिया जाता है और उनको जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि वो नाअहल नहीं रहेंगे क्योंकि सजा मुअत्तल है, लेकिन अगर वो नाअहल रहते हैं फिर जरा वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर वो हक में फैसला आ गया तो फिर जरा वो लड़ पाएंगे। लेकिन वो सिर्फ एक केस की बात नहीं है, जरा 2 और केसेस भी हैं, वो भी चल रहे हैं और उसमें अगर नाअहल हो जाते हैं आगे से क्या होती है। अभी हम वही बता रहे हैं जो कि अब तक की इतलात हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक हम खबरें दे रहे हैं। जहांगीर तरीन वो कहां से लड़े? लोधरा से जहां से ताल्लुक है उनका, लोधरा से वो लड़ेंगे। ऐसे से लोधरा नहीं, अच्छा मुल्तान के 3 और हलकों से भी वो इलेक्शन लड़े हैं और कागजाते नामजदगी उन्होंने हासिल कर ली है। वहां पे अलीम खान कहां से लड़े? अच्छा उनका भी कंफर्म नहीं है। व्हाट आई हैव हर्ड इज कि वो लाहौर से लड़ रहे हैं। अच्छा, और ये भी मुमकिन है कि एक ही हलका होगा जिससे अलीम खान और मरियम नवाज लड़ रहे होंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जरा भी ऐलान नहीं हुआ। बड़ा टफ। तो अगर ये होता है सबीन तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बातें थी सीट एडजस्टमेंट की वो तो ज़ाहिर सारी हवा हो गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फिर कराची की बात करें, ज़रा सबसे बड़ा शहर है कराची, तो मुस्तफ़ा कमाल एमकेएम के रहनुमा हैं, वो NA 242 से इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दी है। और चेयरमैन पीटीआई अभी के जो हैं गौहर खान साहब, वो कहाँ से लड़े? वो परवेज खटक का मुकाबला करेंगे नौशहरा से। और नौशहरा वो शहर है जहाँ के तमाम हल्के उनसे इंतखाब जो लड़ा जा रहा है। अगर हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की बात करें तो कह रहे पूरा खानदान लड़ेगा, यानी वो सारे नशस्तें अपने खानदान के अंदर रखने का उन्होंने फैसला किया है। तमाम नशस्तों से परवेज खटक की फैमिली इंतखाब लड़ेगी। खानदानी सियासत हर तरफ ही है, तकरीबन हर तरफ है ऑब्वियसली। चलें ये तो बात हो गई इलेक्शंस के मौसम की। अब आप पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं। कहाँ बादल है कहाँ बारिश है, अभी बताते हैं जी कहाँ बादल है कहाँ पर बारिश है। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 19, कराची में कम से कम 6 से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 6 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करें तो कम से कम 4 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। कहीं पर बादल है, कहीं पर सूरज है, और लेकिन बारिश कहीं पर भी नहीं है। बारिश कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हाँ पेशावर, क्वेटा एंड लाहौर जहां पर आपने बताया कि बादल हैं, लेकिन सिर्फ बादल नहीं है, धुंध भी है, स्मॉग भी है और उसकी वजह से रास्ते बंद भी हैं। अगर मोटरवेज की बात करें, हम अगर पंजाब का जिक्र करें, धुंध का राज बरकरार है और शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M5 को शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M4 गोजरा से शामकोट तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। ज़ाहिर है अभी 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन खुल जाती हैं, लेकिन इस वक्त तक तो बंद की खबरें ही आ रही हैं। तो अगर पिकनिक के लिए जा रहे हैं आप या गैर ज़रूरी सफ़र आपको करना है तो उससे इज्तनाब ज़रूर करें। यही हिदायत दी गई हैं कि अवॉइड अनटिल अनलेस आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब भी आपको वेदर देखना है, तब भी आपको देखना है कि फॉग की क्या सिचुएशन। बिल्कुल, तब भी आप इंतज़ार कीजिए कि रास्ता कब खुलता है और ऐसे जिद ना कीजिए ट्रैफिक पुलिस के साथ कि हमें जाने दीजिए, बहुत अर्जेंसी है, रास्ता खोल दीजिए। कॉल ना करवाएं। हाँ, कॉल तो बिल्कुल ना करवाएं। ऊपर से कॉल्स मत कराएं, आपकी सेफ्टी पहले जी। आगे बढ़ते जी। बाबर आजम की बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन
हासिल कर ली है और आईसीसी नई रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ वनडे बैटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए हैं, जबकि भारत के जो शुभमन गिल हैं वो 810 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं जी विराट कोहली और रोहित शर्मा बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर ये हैं। वो तीसरे चौथे नंबर पर हैं। T20 बैटर्स की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो भारत के सूर्या कुमार यादव पहले, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे और जनूबी अफ्रीका के एडन माकरम तीसरे नंबर पर हैं, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और T20 बॉलर्स में देखा जाए तो इंग्लैंड के आदिल रशीद ने पहली पोजीशन संभाल ली है, जबकि राशिद खान दूसरे और भारत के रवि जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। और साबिक कप्तान फिर से जिस तरह से हमने कहा कि वनडे के हुक्मरान बन चुके। अच्छा, वैसे एक लोग ये भी बात कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया, वो भी एक तरह से उनके हक में शायद बेहतर है, कमल कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे सकेंगे और वो परफॉर्म कर सकेंगे अगर वो इसका भरपूर फायदा उठाए। क्योंकि ज़ाहिर है एज अ कैप्टन अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे होते, आप ओवरऑल पूरी टीम को, तो वो प्रेशर के बगैर अब ज़ाहिर है बाबर रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड तो बनाएंगे, लेकिन ज़रा है उनका रिकॉर्ड सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद है या कि टीम के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। थोड़ी सी तनकीद पहले ये भी होना लगी थी शुएब के इंडिविजुअल अपने लिए खेल रहे हैं सारे, ऐसे ही है। बट देखें कोई मेहनत कर रहा है, ऑब्वियसली अगर वो रैंकिंग में ऊपर आ रहा है इसका मतलब कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो वो टीम में ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेगा, होता है फिर हो जाएगा। अच्छा ओके, चले बढ़ते हैं आगे। एक और प्लेयर है, उनकी बात करते हैं, एम्बेसडर बन गए पंजाब पुलिस के शादाब खान, उनकी बात करते हैं। ऑलराउंडर शादाब खान, पंजाब पुलिस ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उनकी मुलाकात हुई है और इस मौके पर उन्हें एजाजी डीएसपी के रैंक भी लगाए गए हैं। शादाब खान ने एजाजी डीएसपी मुकर्रर करने पर आईजी पंजाब को सल्यूट किया, उनका शुक्रिया अदा किया और बाद अज़ां सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए शादाब खान ने कहा कि खुशी है कि पंजाब पुलिस का हिस्सा बन रहे हैं। आईजी पंजाब और महकमा पुलिस ने मुझे एजाजी डीएसपी बनाया है, मुझे इस पर फ़ख्र है। वो कहते हैं कि मैं अपनी आने वाली नस्ल को सरकारी महकमों में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करने की तरगीब दूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो ये क्वेश्चन ये है, मुझे प्लीज़ आप इनलाइटन मी। जी ओके। जो एजाजी कोई भी चीज़ होती है, वो चाहे डिग्री हो चाहे वर्दी हो, कोई फायदा होता उसका है? फायदा ऐसा कोई नहीं होता, बट ये है कि एक सॉफ्ट इमेज किसी भी इदारे का अगर वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एजाजी डिग्री या एजाजी को ओहदा देते हैं तो एक सॉफ्ट इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है अवाम में, जो कि मैं एग्री नहीं करती। मेरी हद तक मेरे पर्सनल राय ये है कि मैं एग्री नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस इदारे के जो एक्चुअली अफसरान हैं, वो जो एहलकार हैं, जब वो अवाम में जाते हैं वो उनसे कैसे बर्ताव करते हैं तभी फर्क पड़ता है। चाहे आप जितना मर्जी कोई बड़ा सेलिब्रिटी हायर क्यों ना कर लें, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिसका काम उसी को साथ है। बिल्कुल ऐसा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बर्थडे की। जिसकी बर्थडे मनाई जा रही है दिसंबर में, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे माहिरा खान की। माहिरा खान आज जो है वो 39 इयर्स की हो चुकी हैं और अब पता नहीं हम सच बता नहीं बता रहे, गूगल के मुताबिक इट डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर। माहिरा खान को हम सब की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और जैसे स्क्रीन पर अपना जादू जगाती हैं और जिस तरह से लोगों के दिलों पर वो राज करती हैं उसी तरह से राज करती रहें अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और अपनी करिस्मेटिक पर्सनालिटी के साथ। मेरे लिए आप कहें तो मैं 24.5 साल की है। 24.5 यार एक्चुअली लगती भी नहीं है इतनी, मतलब अगर देखा जाए एज इसीलिए कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट कि आप कैसा अपने आप को कैसा मेंटेन और अपने आप को कैसा आप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो माहिरा को जब से देखा वो ऐसी ही हैं, खूबसूरत माशाल्लाह। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें हैं वो शामिल करते हैं। एक और सालगिरह भी है, वो सियासी शख्सियत है, उनकी हम आगे चलकर बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में एक नई तारीख रकम हुई है। रियासत कोलोराडो, यहाँ की अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के लिए अब अहल नहीं है। अदालती फैसले का इत्तलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा और वो इस रियासत में सदारती इलेक्शन के प्राइमरी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिसका इनकाद 5 मार्च 2024 को होना है। अमरीकी तारीख में पहला मौका है किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को आइन के 1868 की शिक के तहत नाअहल करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दिया और इसके खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। कोलोराडो की अदालत ने ट्रंप को सदारती इलेक्शन से नाअहल जब किया तो इस फैसले पर अमरीकी सदर का बयान भी सामने आया है।
जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप ने बगावत की हिमायत की, लेकिन अदालतों को फैसला करना है कि आया इससे वो सदारत से नाअहल हो जाते हैं या कि नहीं होते। अब वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है, वहाँ पे हर स्टेट के अपने रूल्स हैं, अपने कवानीन हैं। ज़रा हम पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ तक अगर कोई नाअहल हो जाए तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए नाअहल होता है, किसी एक सूबे के लिए नहीं। सूबे के लिए नहीं होता, वैसे सिस्टम अलग है और उसके लिहाज से। लेकिन देखिए फर्स्ट टाइम उनकी भी हिस्ट्री में एक तरह से हुआ है। सिर्फ कोलोराडो से हुआ है कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन एक जगह से तो हुए हैं ना, बाकी जगह तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक जगह से अगर हुए तो वो फिर आपके लिए माहौल बन आया जा रहा होता है, बाकी जगहों के लिए जाता है या बना आगे बढ़ते हैं, बाकी बढ़ जाते हैं। जी, क्रिसमस की बात करते हैं। क्रिसमस का मौका आ रहा है और इस पर अमन का प्रचार, जब इसकी हम बात करें तो रोम की मारूफ जो स्ट्रीट है वो खूबसूरत रोशनियों में नहा गई है। 1400 मीटर तवील ये इलाका है, 3 लाख से ज़ायद लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और पेरिस में आईफिल टावर को भी रोशनी से सजाया गया है। न्यूयॉर्क की बात करें, टाइम स्क्वायर साल 9 की आमद के मौके पर जिस तरह से वहाँ पर दियो हैकल नंबर पहुंचा दिया गया है और साल 2024 का डिजिटल साइन बोर्ड लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क लाया गया है। तो 2023 का गुड बाय कह रहे हैं, 2024 को वेलकम कह रहे हैं। उसकी ये सारी तैयारियां हो रही हैं क्रिसमस के मौके पर। मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से रोशनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेलिब्रेशंस का एहतमाम किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं जी और एक और खबर से आपको आगाह करते हैं जिसमें पनामा से ये खबर है जी। पनामा पे रुकना चाहिए पनामा में इस बार खबर कुछ और है। खबर कुछ और है वहाँ पर ये खबर है कि जमीन पे जो हेलीकॉप्टर था वो लड़खड़ा गया। अच्छा, मैं इसमें कहेंगे जमीन पे जो हेलीकॉप्टर खड़ा था उसके पेट्रोल की टंकी लीक हो गई। नहीं। पनामा से ना फौरन बोल पनामा लीक। ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर जो है वो बगैर पायलट के घूमना शुरू हो गया खुद से, ठीक है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। खतरनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब पायलट जो है हेलीकॉप्टर के दरवाजे के करीब खड़ा था और एक खातून हेलीकॉप्टर से बाहर निकल रही थी। वो जैसे ही बाहर आई तो हेलीकॉप्टर अचानक खुद ब खुद घूमना शुरू हो गया। वीडियो में जिस तरह से इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कि खातून फौरी तौर पर उन्होंने ज़ाहिर दौड़ गई और उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब हो गई उसमें। पायलट ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और हेलीकॉप्टर को हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। मगर उसने अपनी कोशिश को जारी रखा और किसी तरह से हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर दाखिल हो गए और वहाँ पर उन्होंने इसे बंद कर दिया। उसके बाद जाकर हेलीकॉप्टर रुकना बंद हुआ। वैसे दिस इज़ वेरी स्केरी, स्पेशली अगर वो खातून जब उतर रही थी और किस तरह से वो वहाँ से भागी। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। कुछ और बात अपने सितारों की करते हैं, उनसे हुई गपशप की करते हैं। जैसे कि ब्राइडल कल्चर वीक लास्ट वीकेंड, क्या उसकी रंगीनियां थी, सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। बहुत से सितारे वहाँ पर मौजूद थे, चूँकि हम गए थे। बहुत से स्टार्स से हमने मुलाकात की थी। हम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ वो शेयर भी कर रहे थे। इमरान अशरफ, उनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है सुपर टैलेंटेड इमरान अशरफ। उनसे करते हैं बात, थोड़ा सा करते हैं उनको तंग। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। इतना जो प्यार मिलता है कहाँ डालते हैं, जेबें शेबें? सर दरअसल अगर आप अपनी जेबें भरने के पीछे लगे रहेंगे तो वो तो कभी नहीं भरती। दिल में जगह बनाएं, प्यार सिमट जाता है। शरारती कैसे है इतने? सर वो शरारती नहीं हूँ सर, कोशिश ही होती है कि कोई अगर छेड़े तो जवाब मोहब्बत से दूं, कोई अगर नफरत करे तो खामोश रहूं। लेकिन आप तो प्यार करने वाले इंसान हैं और आप लोग मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया इमरान भाई। इमरान, लड़ाइयाँ होती हैं वैसे जिंदगी में? वैसे लड़ाइयाँ, गुस्सा करते हैं? गुस्सा करता हूँ लेकिन निकालता अपने आप पे। अच्छा, किसी पे कभी गुस्सा नहीं निकालते? सर अगर आपको किसी पे गुस्सा है और गुस्सा बजाते खुद एक तकलीफ दे अमल है और आप किसी पे निकाल ना सकें, वो उससे भी बड़ा तकलीफ दे अमल है और तकलीफ के बाद आसानी है। वो कहते हैं ना, वो सब्र करने वालों के साथ है। शो स्टॉपर के तौर पर झंडा ऐसे निकाला, फीलिंग्स क्या थी? सर वही फीलिंग है, मैं यही बताना चाह रहा था और ये बताऊंगा सारी जिंदगी। मेरी पहचान, मेरी शुरुआत, मेरा इख्तिताम सब पाकिस्तान है। क्या बात है। वैसे पाकिस्तान के अलावा काम करने का मौका या ख्वाहिश कुछ है? यार इतनी मोहब्बत मिल रही है मुझे, इतनी मोहब्बत मिली है। आप कहीं भी दुनिया की किसी भी जगह काम करने की कोशिश या ख्वाहिश इसलिए रखते हैं कि आपके फेम और आपकी मकबूलियत और मोहब्बत में इजाफा हो। मेरा ख्याल है मेरा तो इतना भी नहीं बनता था जितना मिल गया। हाँ, तो वो मैं खुश हूँ, मैं हर तरह से खुश हूँ। मेरा रब ने मेरा रिस्क जहाँ रखा होगा और जहाँ मेरे मुल्क को सूट करेगा मैं ज़रूर करूँगा। और इमरान, इतना ज़बरदस्त काम है, इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं आपके। भोला वो तो जाहिर है वो तो सुपर डुपर हिट है। आप सबसे अच्छा किरदार खुद कौन सा लगता है कि ये मैंने किया तो शायद मैंने कोई पर्पस सर्व किया? अलिफ अल्लाह और इंसान से मैंने पर्पस सर्व किया। मैंने खुदा मेरा भी है,
रक्से बिस्मिल रांझा रांझा कर दिया। आप मेरा कोई भी ड्रामा उठाएंगे, अगर उसमें मैसेज ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझ पे जिम्मेदारी है मेरे काम की, मेरे लोगों की, कि मैं इस्लाह चाहे मुकम्मल तौर पे कर ना सकूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि इस्लाह का रास्ता कौन सा है। इस पे चल के देखिए, कामयाबी है। मोहब्बत कितनी बार हुई है? मोहब्बत हर रोज़ होती है। आपसे हुई है अभी, आप मुलाकात हमारी आज जो थी वो आज एक बड़ी डिटेल्ड मुलाकात थी और आप मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, फलसफाना जवाब है। दूसरी वाली मोहब्बत की बात हो रही है, यहाँ पे ये वाली नहीं हो रही। दूसरी वाली कितनी बार हुई है? मोहब्बत होती है। अच्छा। और मोहब्बत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बत से अगर कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो मोहब्बत नहीं है, वो ज़्यादती है। ज़्यादती नहीं करता, मैं मोहब्बत करता हूँ। एक दिन के लिए बन गए हैं वज़ीर आज़म इमरान अशरफ, क्या करें? मैं किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। मसला ठीक जो करना चाहते हो वो क्या है? मसला यही है कि लोगों को जीने दें, हाँ। लोगों से मोहब्बत करें। और तमाम होस्ट के लिए मेरी एक इल्तमास और दरख्वास्त है कि रेटिंग्स और शो की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी और तमस्खुर से नहीं होती। आप लोगों को इज्जत देंगे तो भी आपका शो चल जाएगा। जरा इर्द गिर्द देखें, इज्जतों पे भी शो चल रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा इमरान, 2023 ने क्या सिखाया इमरान अशरफ को? अरे 2023 ने क्या, हमें तो हर सांस ने सिखाया है, हर सांस सिखाएगा। 2023 ने मुझे ये सिखाया है कि जो सीखा है उसे भूलना भी है, नया भी सीखना है। वाह, पटारी खाली भी करनी है। खाली भी करनी है। अच्छा, वैसे इमरान, जहां आप बैठते हैं या इवन आपके शोज में जनरली भी बहुत से लोग आपसे शेरों के जरिए मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपका फेवरेट शेर क्या है, या जो शेर आप अभी डेडिकेट करना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए? मुझे शेर इतने आते नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ कभी कभी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो 8th क्लास में बात लिखी थी, वो पता नहीं क्यों लिख दी थी, वो सुना देता हूँ मैं। चलो। वो तेरा हिज्र था या वस्ल की शब याद नहीं, वो तेरा हिज्र था या वस्ल की शब याद नहीं, मगर उस दिन से मेरे दिल का जहां आबाद नहीं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये ज़बरदस्ती बातचीत हमने आपको सुनाई इमरान अशरफ के साथ, और कैसे उन्होंने रैंप पर वॉक करके एक ज़बरदस्त मैसेज भी दिया, पाकिस्तान का झंडा लहराया। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। इंतखाबी गहमा गहमी है, और अब अगर देखा जाए तो सियासी पारा आखिरी हदों को छू रहा है। कहीं हरीफ हलीफ बन रहे हैं तो कहीं हलीफ हरीफ बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही माहौल हमें सियासत में नजर भी आता है। कहीं तानों के निश्तर भी चल रहे हैं, कोई गले में मफलर डाल रहा है या नहीं अपना बना रहा है, और कोई तीर थाम रहा है, हालांकि जा किसी और तरफ रहा था पहले वो। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात करें तो पीपल्स पार्टी को नोट से इलेक्शन खरीदने पर आड़े हाथों वो ले रहे हैं, और पीपल्स पार्टी डिप्टी कमिश्नर्स को नून लीग की बी टीम करार देते हैं। एक तरफ बयानबाजी ने सियासी माहौल को गरमाया है, दूसरी जानिब कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए हैं, और इंतखाबी माहौल भी ठंडे मौसम में गर्म होता जा रहा है। लीगी कायद नवाज शरीफ मानसरा तो शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से रंग में उतरेंगे, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो अपने पार्टी के गढ़ यानी लाड़काना जबकि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने के लिए पुरुमीद है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। सीनियर रहनुमा कहते हैं कि बिलाल भुट्टो के उरूज का सूरज तुलू और मुखालिफिन का गुरूब हो रहा है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आएगी, ये पीपल्स पार्टी कह रही है। बिलाल भुट्टो हमारे वजीर आजम होंगे, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की ये राय भी है। जियालों की जमात इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कब से करेगी, ये सवाल हम उठा रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट हो गया नहीं, ये सवाल हम उठा रहे हैं। टिकटॉक ऐलान कब होगा, ये भी सवाल हम उठा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल वो उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की, सेंटर भी हैं शहरी रहमान साहिबा। शाही साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और आज जो हमने कहा था कि एक और सियासी शख्सियत है जिनकी, बल्कि एक ही सियासी शख्सियत है जिनकी आज सालगिरह भी है, तो सबसे पहले शहरी साहिबा आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जरा बताइएगा कैसी तैयारियां हैं, आमतौर पर सालगिरह किस तरह से मनाती है और आज की क्या तैयारी है? यार तुम लोग भी हद करते हो। अब मैं इस उम्र में क्या सालगिरह मनाऊंगी, बस दिसंबर का महीना होता है, आपको पता है लोगों के यहाँ शादियां वगैरह होती हैं, तो बस जो भी फैमिली केक ले आती है, दोस्त खुद ही घर पे पहुंचते हैं, पुराने दोस्त, यंग कॉलीग्स, तो बस मेरी उम्र इतनी है कि केक 1 से 2 केक की तो जरूरत पड़ती है। शहरी अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ है। चले अब जरा सियासी माहौल पर बात कर लेते हैं। शहरी साहिबा, कागजात नामजदगी ज़ाहिर जमा कराए जा रहे हैं, कल आखिर दिन भी है। अब अगर हम देखें पीपल्स पार्टी को
क्या राय है पीपल्स पार्टी की, क्या कोशिश है कि कितने हल्कों से उम्मीदवारों को खड़ा करना है, स्पेशली अगर मैं पंजाब के पर्सपेक्टिव से पूछूं, चूंकि जरा वो एक कमजोर बैटल फ्रंट है पीपल्स पार्टी के लिए, आप लोग खुद ये कहते भी हैं, पंजाब से कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? जी, हमारी कोशिश है कि हर हल्के में हो। ये एक पुराना वतीरा है पार्टी का, और मोहतरमा शहीद का भी एक किस पर स्ट्रिक्ट वो होता था, उसूल के तंजीम ज़रूर लड़ाए लोगों को। कैंडिडेट्स हर जगह होने चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि वक्त पे हम सबके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें, और पंजाब में भी ज़रूरी है कि हम जितने हल्के इस वक्त मैनेज कर सकें फाइल करने ज़रूर हम करेंगे। और शहरी साहिबा, सीएसी में टिकटों पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है, टिकटों का ऐलान कब तक होगा, और क्या इलेक्शन मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज बीबी शहीद की बरसी से ही होगा? एकदम इन्होंने कंप्रेस शेड्यूल दे दिया ना, आपको पता है, तो लेकिन इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि जी इसको चेंज करें, क्योंकि कोई नहीं, जिस तरह कुछ जमातें अभी भी कह रही हैं नॉमिनेशन पेपर्स भरने कैंडिडेट्स को तेजी में, और अभी तो इंटरव्यूज ही चल रहे थे कल तक ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के, जबकि हमने काफी दिनों से शुरू किए हुए। बिलावल हाउस मीडिया सेल में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में कि 27 दिसंबर से हम बीबी शहीद की बरसी से ही एक फुल ऑन इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हम कन्वेंशंस और जलसे जुलूस करते रहे, लेकिन जो हम फिर डेट्स के साथ रोज जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसका वहां से इनकाद करेंगे, और एक इसमें तेजी आएगी हमारी कैंपेनिंग में। और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जी बस अब सारे वक्त बैठे हुए हैं, आपके सामने शेड्यूल है, तो उसको सामने रखते हुए ही। और शहरी साहब, इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, इसके लिए किस किस ने राब्ता किया पीपल्स पार्टी से? अगर स्पेशली जेआई फे की हम बात करें, वाकई राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी से उसका सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? देखिए, JUI जहाँ तक उनका तो बल्कि कोई मुतालबा रहा है कि सर्दी गर्मी की वजह से इलेक्शन डिले हो, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा। लेकिन उनके साथ माजी में हमने कुछ बातें की, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको पता है कि नून लीग के साथ कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट्स। हमारे सीट एडजस्टमेंट अभी ऐसे ही लोकली हो रहे हैं, सीट टू सीट कहीं हुए हुए, लेकिन एज जमात अभी मैं कहूँगी ऐसा तो नहीं हुआ है। और हो भी सकता है कुछ लोगों के साथ, कुछ तंजीमों के साथ, लेकिन ऐसा JUIF के साथ लेकिन नहीं। शहरी साहबा, एक और तरफ देखा जाए तो सिंध में जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स हो रही है, वहां पर आपकी जमात की एक बार फिर सिंध फतह करने की क्या हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी सिर्फ सिंध फतह करने की बात नहीं है। हम चारों सूबों की जंजीर हैं, और पीपल्स पार्टी को ठीक है हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए माजी में भी, और ख़ास तौर से आपको याद हो मुशर्रफ के टाइम से हर आमिर के वक्त से ये बात हुई है कि पीपल्स पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से हटाया जाए। लेकिन देखिए, हम एक लोगों के दिलों में जो तंजीम बचती है, जो बसती है, जो जमात अवाम को और सबसे मजलूम तबकात को तक़वियत देने का मंशूर बनाती है और मनसूबा बंदी करती है, उसको आप किसी हरबे से हटा नहीं सकते। बहुत सारे मैं समझती हूँ इस तरह के एक्शंस लिए गए, और चाहे वो IJI हो जो बना 1990 की दिहाई में, एक निहत्ती पार्टी और एक निहत्ती लड़की का सामना करने सारा मुल्क मुतहर्रिक किया गया, सारी तंजीमें खड़ी हो गई एक तरफ और पीपल्स पार्टी को एक तरफ। उससे पहले भी पार्टी को तोड़ा गया, उस पर जो हुआ सारे मजालिम आपके सामने। देखिए, पार्टी के हौसले कभी पस्त नहीं हुए। हमने फिर भी मोहतरमा की शहादत के बाद मुश्किल हालात में पाकिस्तान खप्पे का ज़रदारी साहब ने, और हमने हुकूमत बनाई। अब आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी हमने किस तरह कोalition मैनेज किया। सिंध से लेके कराची से लेकर खैबर तक आगे जली हुई थी, लेकिन हमने कहा कि पाकिस्तान खप्पे जी, ठीक है कि पहले मुल्क को बचाना है, तो हमने अपने हमेशा पहले मुल्क को तरजीह दी, वफाक को मुंजमद करने की तरजीह दी, और ये सबक भी याद रखा कि जब मुश्किल आती है तो आप याद रखें पीपल्स पार्टी हमेशा सामने आती है मुल्क बचाने के लिए। मुश्किल हालात में एक उमंग भी होती है और एक तरीक़ेकार भी है, एक रिवायत भी है। तो ये सिर्फ सिंध का गेम नहीं है, लेकिन सिंध में भी कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी का जो
किला सा है उसको ब्रेक किया जाए, तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होगा। और जितने भी मकासद हैं, मजमून हों, जो भी हों, उनको हम बिल्कुल गैर फाल बनाएंगे और पीपल्स पार्टी की जीत होगी इलेक्शन में। अब भी ऐसा अगर हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि आउटरीच है, नौजवान हमारी क़यादत भी ज़मीन पर है उतरी भी, और उम्मीद बिल्कुल है कि हम अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे चेयरमैन। और शरीफ साहबा, एमक्यूएम की बात हम करें तो कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक इल्ज़ाम आयद किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेगी, तो इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? शायद वो वोट और नोट में एक हिज्जे करना भूल गए जी। हमने कभी, हमारे पास इतने नोट रहे ही नहीं है कि हम करें कुछ। अच्छा। और देखिए, सबको पता होता है क्या हो रहा है। एमक्यूएम को मैं फिर ये तकसीम और नफरत की सियासत नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारा इस वक्त बयानिया यही है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस वक्त हमें तकसीम की सियासत और नफरतों का कारवां को फिर और पहिए नहीं देने हैं जो इतने दे दिए गए हैं। तो एमक्यूएम की तो एक किरदार रहा है, वो तो हर हुकूमत में होते हैं। ये कोई मतलब मिरेकल तो ये कोई आप सोचे ना कैसे होता है कि वो हर हुकूमत में होते हैं। तो उनको अपने गिरबान में भी थोड़ा बहुत झांकना चाहिए, उनका क्या किरदार रहा है और वो उनकी क्या आइडियोलॉजी है। हमारा तो एक वाज़ेह नज़रिया है कि मजलूम की पहले हम सरपरस्ती करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, और ऑल पावर टू द पीपल हमारे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, हमारे लिए एक नज़्बुल ऐन है। शरीफ साहब, अभी जो आपने बात की, आपने कहा जी एमक्यूएम हर हुकूमत में होती है, तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो क्या एमक्यूएम साथ नजर आएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी अपने दरवाजे नहीं बंद किए। जो वोट लेकर आता है उसके लिए हमेशा एक डिस्कशन तो होना ज़रूरी होता है। ये गैर जमहूरी तरीका है कि मैं आपको कहूँ कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप करप्ट हैं, आप ये हैं, आप मुजरिम हैं, मैं आपसे बात नहीं करती। ठीक है, ये हम नहीं करते। जरदारी साहब ने हमेशा ये कहा है, और बिलावल साहब ने भी, और उससे पहले मुहतरमा में उन्होंने अपने शहीद ने तो अपने मेन, उस वक्त तो 2 तंजीमें बन चुकी थी, मेन राइवल मियां नवाज शरीफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इनेकाद किया, जिसका हमारी हुकूमत ने आके 70% उसको मुकम्मल किया, और किसी हुकूमत ने उसके साथ इतनी वफादारी नहीं की जितनी हमने की है। तो पहले सोचना होता है जी मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, तकसीम की ज़रूरत है या ऐसे कोलिशंस की ज़रूरत है जो आवाम को उस वक्त जो सामना है मुश्किलात का वो पूरा करे। और इस वक्त पाकिस्तान में माशी बहरान छाया हुआ है जी। और शरीफ साहबा, पीपल्स पार्टी खुद भी तो शफाफ इंतखाबात पर सवाल उठा रही है, और जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि जो डीसीज हैं वो नून लीग की बी टीम है, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह क्या है? आज तो शायद इलेक्शन कमीशन ने भी, ये तो सबके सामने इस सवाल का मैंने जवाब ही क्या देना है, वो तो नजर आ रहा है सबको जी। उन्होंने अपनी मर्जी के लगाए हैं और डीसीज और हर जगह, और बात यह है कि इसीज, और ये तो आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी का तो ऐसा कोई बंदा नहीं आया, हमने तो इस तरह किसी को नहीं लगाया, ना हमारे डेवलपमेंट फंड्स आगे गए। दौरे हुकूमत में भी कोalition गवर्नमेंट में थी, उन्हीं के लोगों को डेवलपमेंट फंड्स मिले, और इस बार बहुत बात होती थी अंदर खाने। एक बात और मैं ये कहूँगी कि देखिए, आज तो शायद इलेक्शन कमीशन ने ये भी डिस्कस किया है या शायद कहीं बोला है कि नून लीग के कुछ मेंबर्स काबीना में भी हैं, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे वो अभी भी काबीना में है। उन्होंने अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऑब्जेक्शन। शरीफ साहबा, अब दूसरे मामले पे अगर आपसे इलेक्शन के हवाले से मजीद बात अगर करें तो पीटीआई पहले आरोज का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची, अब सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ बार्स के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा किया है। इंतखाबात को एक तरह से देखा जाए तो इल्तवा में डालने की कोशिशें की जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? कौन राह फरार चाहता है आखिर?
देखिए, जो भी राय फरार चाह रहा है, पहले पीटीआई ने किया लाहौर हाई कोर्ट में जाकर, अब आप देख रहे हैं कि जो सामने मुतालबे किए जा रहे हैं वो मुतालबे अपनी जगह हों, जो भी सवालात हैं उनको एड्रेस कर दें, एक जमहूरी तरीक़ेकार है उसमें एड्रेस कर दें, शफाफियत से बात एड्रेस कर दें, लोगों को जवाबदेह होना मैं समझती हूँ एक बहुत पॉजिटिव बात है, कोई इसमें मनफी अमल नहीं है सवाल उठाना, लेकिन ये कहना कि जी इस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाए, इससे तो जाहिर है एक नई फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी, वो पूरा डिले हो जाएगा, ताख़ीर तो। अच्छा, और शरीफ साहिबा, पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत कर रही थी, जबकि आप कई जगह पावर शो कर चुके हैं, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड फिर क्या है? जब पावर शो भी आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि उम्मीदवार भी सारे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों? देखिए, पीपल्स पार्टी सबसे पहले थी इस फील्ड में इलेक्शन का मुतालबा मांगने में। चेयरमैन बिलावल का हर जलसे जुलूस, बार ड्रेस हो, कुछ भी हो, हमारी सेनेट में तकारीर हो, आप टीवी पे आपके तवस्सुत से बात करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी महफिल में बात करें, ये एक अभाम का शिकार बना हुआ था और सख्त बेयकीनी की फजा फैली हुई थी कि जी इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ही एक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से कैंपेन चलाई है और हर जगह ये बयानिया को तक़वियत दी है, मजबूत बनाया है इलेक्शन कमीशन को भी और उन इदारों को जो इलेक्शन को अपनी राह पे रखना चाहते हैं। तो इलेक्शन डेट, शेड्यूल, इलेक्शन का होना भी हमारी सिरात मुस्तकीम पर रहने से हुआ है जी। तो हम क्यों चाहेंगे कि इसमें कोई डिले हो, और आगे जाके भी हमारी कोशिश होगी कि शफाफियत से हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर हो। तो जाहिर है हम हर जगह मुतहर्रिक रहें। आज अखबार में तो आया है, बल्कि डॉन में ही छपा है एडिटोरियल में, कि सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो सरगर्म है हर तरफ। तो पीपल्स पार्टी जो है वो हर हाल में इलेक्शंस चाहती है और वो शफाफ इलेक्शंस चाहती है। बट अगर अगली हुकूमत की बात की जाए तो किस तरह की हुकूमत आप देखिए? क्या पीपल्स पार्टी किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बन सकती है? कौमी हुकूमत तो सबसे पहले मुल्की मफाद पर, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कौमी हुकूमतें यानी कि मखलूत हुकूमतें, कोalition गवर्नमेंट्स जो हैं बनती रही हैं। पीपल्स पार्टी ने खुद, मैं समझती हूँ, सबसे कामयाब कोalition गवर्नमेंट चलाई है। माजी में जो जरदारी साहब और गिलानी साहब की थी, उसमें तो ऐसे तारीख रकम हुई है जो कंसेंसस से, सबकी शराकतदारी से और सबके वोटों से हुई है पार्लियामान में, जो पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ सिवाय शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त पे। तो मैं कहूँगी कि अभी कहना कि कौन क्या हुकूमत बनाएगा कबल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया। शरीर रहमान साहिबा साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस कैसे अवाम में अपना इमेज बेहतर बना रही है, आज हम इसकी बात करते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर नासिर थानों की जो बोसीदा इमारतें हैं उनको एक नई शक्ल दे रहे हैं, वीआईपी थानों में बदल रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द अवाम के लिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी नजर आएंगे। और ऐसे में इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं पंजाब पुलिस की, इस पर भी आज हम बात करेंगे। कैसे जदीद खुतूत पर इस्तवार कर रही है पंजाब पुलिस, जैसे QR कोड हो, फ्रंट डेस्क हो, पुलिस खिदमत मराकज़ हो, किस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमारे हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उस्मान साहब, सबसे पहले तो आपसे पंजाब पुलिस इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से क्या तैयारियां कर रही है, इस हवाले से जानना चाहेंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान सियासी जमातों के जो कैंडिडेट्स थे उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने हम टीवी, जो हमारा मेजर नेटवर्क है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की आवाज़ है, उसके ऊपर हमें मौका दिया। और द बेस्ट थिंग अबाउट हम टीवी नेटवर्क इज़ कि इट हैज़ ब्रॉट बैक पाकिस्तानी ऑडियंस बैक टू पाकिस्तानी टीवी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हम टीवी नेटवर्क फॉर दैट पर्सनली। लिहाजा पहली बात हम कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से हमारे पास 50,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस होंगे। हमारे पास 1,30,000 के करीब अपनी नफरी होगी, क्योंकि हमारे पास जो 1,70,000 के करीब नफरी अवेलेबल है उसमें से कुछ वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगी हुई है। इसके बाद हम रेंजर्स और आर्मी की हेल्प इस सिलसिले में ले रहे हैं। तो हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे और पोस्ट इलेक्शन हम इंतहाई अच्छी सिक्योरिटी देने में कामयाब हो जाएंगे। और आर्टिकल 220 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत उस्मान साहब, स्पेशली आरओज, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, अगर बता सकें?
जो हमारे आरओज़ हैं उनकी सिक्योरिटी हम पहले से प्रोवाइड करेंगे। हमारा कांस्टेबल सामान लेके साथ जाता है, हम वहाँ पे पूरे दिन ड्यूटी करते हैं। हमारे 3 किस्म के पुलिस स्टेशन होंगे, हाईली सेंसिटिव और नॉर्मल। हम उसके हिसाब से ड्यूटी लगाएंगे। इसके अलावा हमारी QRF होगी, यानी क्विक रिएक्शन फोर्स होगी हमारी। उसके बाद फौरी तौर पर डिप्लॉयमेंट हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वहाँ पे पिकेटिंग होगी और हम ये देख के इंशाल्लाह ताला प्लान बना रहे हैं कि लोगों को न सिर्फ एनवायरनमेंट सिक्योर लगे बल्कि लोग इलेक्शन के बाद भी महफूज रहें, और इलेक्शन के बाद किसी को हवाई फायरिंग की इजाज़त नहीं होगी। और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और जो हमारे तमाम पोलिंग कामला है उसको इंशाल्लाह हम सिक्योर करते रहेंगे। वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इंशाल्लाह और इलेक्शन डे के हवाले से सिक्योरिटी की क्या प्लानिंग होगी पंजाब पुलिस की? कितनी फोर्सेस डिप्लॉय होंगी? जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन डे की तैयारी तो तकरीबन आप समझिए एक रात पहले की शुरू हुई होती है। 2 दिन पहले कैंपेन खत्म हो चुकी होती है और हमारी ड्यूटी पहले से डिप्लॉय हो जाती है। तो इलेक्शन डे में हमारे पास चैलेंजेस हैं। इसमें टेररिज्म का चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, उसकी सेफ्टी का चैलेंज है। जो हार रहा होता है वो वहाँ पे गड़बड़ कराने की कोशिश करता है। इंशाल्लाह ताला पुलिस इन तमाम चैलेंजेस को पहले भी निभाती रही है और इंशाल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक हम प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के साथ कोऑर्डिनेशन में है। ठीक है, और अब जरा बात स्मार्ट थानों की करते हैं उस्मान साहब। स्मार्ट थाने बनाने का जो फैसला किया, ये क्या मंसूबा है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन रिगार्डिंग पंजाब पुलिस एंड इट्स पुलिस स्टेशंस। पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो थाने हैं वो 2 किस्म के हैं और हम टीवी नेटवर्क का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस वजह से कि वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का मौका दे रहा है। एक होते हैं SIPs, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन। इनकी तस्वीर भी लोगों के पास मौजूद हों, नेट पे भी मौजूद है, आप दिखा भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस है, यानी कि आपको पता होगा कि आपकी दरख्वास्त मिलनी है, उस पर आपको E-टैग मिलना है, E-टैग के ऊपर एक ऑथेंटिकेशन का भी कोड है और उसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस या सिटीजन फीडबैक का कोड है। उसके बाद आपके FIR इतने घंटे में दर्ज हो जाएगी, आपसे इस सवाल के अलावा सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये SIPs के प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा बैठने की साफ सुथरी जगह है, ख्वातीन के लिए अलहदा वॉशरूम्स है और एक खूबसूरत प्रेजेंटेबल थाना है, दैट SIPs। स्मार्ट पुलिस स्टेशन ये हैं कि हमारे पास शहरों में जगह ही नहीं है कि हम 10-10 कनाल के थाने बनाएं। उसमें वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के हुक्म के मुताबिक हम 40 थाने स्मार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे 737 जो थाने एग्जिस्टिंग हैं वो सारे SIPs प्रोटोकॉल पे इंतहाई खूबसूरत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिज़ाइन के साथ इंशाल्लाह ताला। अब ज़रा जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो तो जनरली थानों में ज़ाहिर होनी होती हैं, लेकिन स्मार्ट थानों के हवाले से अगर पूछा जाए तो क्या खुसूस, क्या स्पेशलिटी होगी, शहरियों को इससे क्या फ़ायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपके जो सेफ सिटी जिस तरह हमने बनाए थे, ये सेफ सिटी पहले एक शहर में था, फिर मुख्तलिफ शहरों में पहले, इसी तरह स्मार्ट पुलिस स्टेशन का जो आपका सवाल है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। देखिए, थाने बोसीदा तरीन इमारत में थे, गंदी तरीन बिल्डिंग्स में थे। उन्हें साफ़ सुथरा करने से लोगों को एक एम्बियंस मिलेगी, उन्हें पता चलेगा। चाइना में भी आप जाके देखें और तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखें तो उनकी रिसेप्शन डेस्क होते हैं, कंप्यूटराइजेशन होती है। स्मार्ट और SIPs दोनों पुलिस स्टेशन पंजाब के सारे थाने कंप्यूटराइज्ड होंगे विद UPS कनेक्टेड विद द मेन नेटवर्क्स, और उसके साथ साथ में कैमराज होंगे। ये तमाम कैमराज लॉकअप्स के ऊपर भी मौजूद होंगे। हर बंदे को क्यूमेटिक मशीन से एक यानी स्लिप मिलेगी जिसकी वजह से बारी उसकी उस हिसाब से आएगी। हर जगह पे एक इंटरव्यू रूम होगा। और ये किस इलाके में सबसे पहले बनाएंगे? देखिए, जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन हैं वो ज़्यादातर कम जगहों वाली जगह पे बन रहे हैं। वो है लाहौर में 22 है, बाकी पंजाब में 18 है। लेकिन जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन वो तमाम थाने हैं। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के थाने तमाम पंजाब में, हर थाना, यही हमारी गारंटी है। 31 दिसंबर उसकी टाइमलाइन है और उसके बाद हम इन तमाम थानों को आपकी इंस्पेक्शन के लिए ऐप के थ्रू पेश कर देंगे और उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स हो रही होंगी, क्यूमेटिक मशीन्स और सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा और इंशाल्लाह ताला लोगों को पता चलेगा कि उनकी पुलिस फोर्स बेहतरीन सर्विस डिलीवरी की पुलिस पोस्ट है और ऐसी फोर्स है जिसके अंदर न सिर्फ ट्रैफिक, न सिर्फ खिदमत मराकज़, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और मिसाक सेंटर्स हैं, बल्कि थाने भी उनके स्मार्ट हैं और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात एक ऐसी डॉक्टर से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मेडिकल के शोबे में अपनी ज़बरदस्त खिदमात के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इन्हीं खिदमात के सिले में उन्हें वैंकूवर में अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने विमेन डिस्ट्रिक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा है।
हम बात करें प्रोफेसर डॉक्टर लुबना कवानी की, जिन्होंने मैदे और आंतों की बीमारियों पर नई रिसर्च की है और जिससे उन बीमारियों के इलाज में ज़बरदस्त पेशरफ्त के इम्कान पैदा हुए हैं। डॉक्टर लुबना कवानी साहबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ मुझे इनविटेशन देने का। नहीं डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड की भी आपको। ज़रा अवार्ड के बारे में हमें बताइएगा, बैकग्राउंड अपना बताइएगा कि किस तरह की रिसर्च आपने की, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से क्या काम है आपका? अच्छा, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में प्रोफेसर हूँ एंड डायरेक्टर जीआई रेजिडेंसी प्रोग्राम। इसके साथ मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। वुमेन डिस्ट्रप्टर अवार्ड एवरी ईयर दिया जाता है उन खवातीन को जिन्होंने पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन या स्टेटस को चैलेंज किया है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की अगर हम बात करें तो वुमेन या खवातीन बहुत कम है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में 10 to 15% कहा जाता है कि सिर्फ खवातीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और वो इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग जो है उसकी बहुत रिगरस और बहुत हार्ड होती है। पहले हमें पूरा मेडिसिन करना पड़ता है, उसके बाद हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग में जाना पड़ता है और फिर एडवांस एंडोस्कोपी के लिए हमें एक्सरे में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी खवातीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को ऑप्ट नहीं करती क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के इश्यूज होते हैं और उसमें फिर एक्सरे में प्रॉब्लम आ सकती है। इस सिलसिले में मैंने बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल्स, वेबिनार्स, प्रोग्राम्स किए हैं बेसिकली कि वुमेन को, खवातीन को इस शोबे में आना चाहिए, इनका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि 50% पॉपुलेशन खवातीन की है तो डेफिनेटली 50% पेशेंट्स की हमारे खवातीन होगी। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना किसी खातून के लिए जो आपने बात की, मैं चाहूँगा एलेबोरेट कीजिएगा, क्या उस दौरान वो जो सारी ट्रेनिंग है उसकी हेल्थ पे उसका असर होता है? उसकी हेल्थ पे भी असर होता है, प्लस ट्रेनिंग में हमें नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती है। बहुत सारी खवातीन को घर से इजाजत नहीं मिलती, ट्रेनिंग बहुत लंबी है बेसिकली। प्लस बच्चे की टेक केयर, प्रेगनेंसी में हम फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे के प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, 9 months प्रेगनेंसी एंड 3 months फिर मैटरनिटी लीव। तो इस सिलसिले में क्योंकि मेडिसिन करने के बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की 3 से 5 साल की ट्रेनिंग है और फिर आपको एडवांस एंडोस्कोपी के लिए अक्सर बाहर मुल्क भी जाना होता है। जैसे मैं थाईलैंड गई थी एडवांस एंडोस्कोपी के लिए। हमारे मुल्क में अभी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, लेकिन वो इनफ तो नहीं है ना पूरे पाकिस्तान के लिए। तो उसमें मेल्स की घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है बेसिकली। उन प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खवातीन जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती, इस फील्ड में आगे नहीं जा पा रही होती हैं। वैसे वही वाली बात इसमें है ना कि जब आप अपनी घर की औरत को चेकअप के लिए लेके जा रहे होते तो पहली चीज़ ये आ रही होती है कि औरत के चेकअप के लिए जाए तो औरत की खातून डॉक्टर ही होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है जब आप इजाज़त नहीं देंगे, खवातीन आगे बढ़ेंगी नहीं, इन फील्ड्स में नहीं जाएंगी, तो फिर आपको खवातीन डॉक्टर्स कैसे मिलेंगी? वो तो नहीं मिल सकती ना। तो ये एक चैलेंज है जिसको ओवरकम हमने मिल के खुद करना है। एज अ सोसाइटी अपना माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप यहाँ पर हैं और आपकी स्पेशलिटी है तो हम आपसे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे इस हवाले से कि हम बातचीत ज़रूर करें। रात के खाने के हवाले से ज़रा हमें बताएं कि किस टाइम पर रात का खाना खा लेना चाहिए, और जो लोग लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं और मिडनाइट स्नैकिंग भी बात चल रही होती है और दबा के खा रहे होते हैं, इसके क्या नुकसान आते हैं? अच्छा देखें, एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ईट लंच लाइक अ प्रिंस एंड ईट डिनर लाइक अ पॉपर। यही हमें अपनी रोजमर्रा की डेली रूटीन में भी अप्लाई करना चाहिए। आपका जो डिनर है वो मगरिब और इशा के बीच में हो जाना चाहिए। 3 घंटा पहले जब आपका बेड टाइम है, अगर आप 10 बजे या 11 बजे सोने जाते हैं तो आपको 8 बजे से पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए। और जिन ममालिक में देखा गया है अर्ली डिनर की रिवायात है, उन वहाँ के लोगों की सेहत बहुत अच्छी है। जैसे चाइना, जैसे जापान, वो अपना डिनर जो है वो 6 बजे 7 बजे कर लेते हैं। और प्लस डिनर आप हल्का रखें। हमारा उल्टा है, हम सबसे हेवी मील जो लेते हैं वो डिनर लेते हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहबा, हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट है वो खाने के नाम पर है। हम जब भी कोई प्लान कर रहे हो, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई आ रहा है या कहीं जा रहे हैं या मिल बैठना है या कहीं जाना है, तो खाने की बात है। ऐसे में चूंकि कराची की मैं बात जरूर आपसे करना चाहूंगा,
इत्तेफाक होता होगा, कभी आपका ये हुआ होगा बंस रोड जाने का, वहाँ पर रात में जो एक मेला सजा होता है, जैसे वहाँ पे बारबेक्यूज, निहारी, बिरयानी, बहुत सी और डिशेस, हैवी किस्म के मील्स, और वो लेट नाइट तक कराचियाइट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। आप जरा बताएं कि वो अपने साथ क्या कर रहे होते हैं? उनका स्टमक क्या इल्तिजा कर रहा होता है उनसे? जी, अगर आप खा के सोएंगे तो पूरी रात वो खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलेगा, ना ही आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी। प्लस रिफ्लक्स के इश्यूज होते हैं, हार्ट बर्न है, तेजाबियत है, एसिडिटी है। वेट गेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका वेट गेन होता है अगर आप रात को मील हैवी लेते हैं। प्लस आपने देखा होगा शादियों में 11 बजे 11:30 बजे खाना मिल रहा है, ये भी मुझे सेहत है। आप अर्ली डिनर करें, बेसिक आप शाम के वक्त की शादी करें या आप डे के वक्त। ये मैं आपसे पूछने लगा तो डॉक्टर साहिबा, यानी कि बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी हो, कोई एंगेजमेंट हो, कोई और इवेंट हो, तो वो रात में ना रखी जाए, क्योंकि रात को फिर हैवी खाना हो जाएगा। नहीं, और रात में बेशक रखें भी, अर्ली, मतलब हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि आधी रस्में हो जाती है, उसके बाद खाना सर्व हो रहा होता है, पहले सर्व कर दें। 8 o'clock मैक्सिमम 9 o'clock तक खाना दे दें। बेसिकली माइंडसेट की बात है। अगर आप ये ना शुरू करेंगे ट्रेंड, तो वो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रात के खाने में क्या क्या चीजें हैं जो कि खा लेनी चाहिए और क्या चीजें जो कि अवॉइड करनी चाहिए फूड में? देखिए, रात के खाने में बेसिकली सैलेड्स वगैरह हो तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है ना, सैलेड्स लाइट है, सूप है, लोग बाहर के मुल्कों में सूप लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया। लेकिन जनरली बहुत फ्राइड फूड हमें अवॉइड करने चाहिए। बहुत घी तेल वाली चीजें, बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें, जैसे बारबेक्यू आइटम्स है, उससे रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, एसिडिटी होती है, अल्सर बनने का खदशा होता है, जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओके। और डॉक्टर साहिबा, रात को सोने से पहले गर्म दूध का 1 गिलास फायदा देता है कि नुकसान? नहीं, रात के खाने में और जो भी आप मील लें 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। आप बिल्कुल स्टमक फुल करके ना सोएं प्लीज। ठीक है, ये तो अब मेडिसिन ने, साइंस ने प्रूव कर दिया है थ्रू रिसर्च कि आपके रात के खाने में और सोने में 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए बेसिकली। और हमारे मजहब में भी यही है कि आप पेट का एक हिस्सा खाली रख के खाएं। बिल्कुल, ठीक है ना। और वही साइंस ने प्रूव किया है कि क्या किया जाए, ये कैसी बात, मैंने कहा ये कैसी बात आपने कर दी, भूख का क्या किया जाए? पेट खुद आवाज निकाल के कह रहा होता है मेरे अंदर कुछ डालो। 70% भर लेना, 70% कैपेसिटी पे खाएं, 70-75%। एक हिस्सा आपको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक की कैपेसिटी है, जितना वो स्ट्रेच होगा वो रिफ्लक्स एसिडिटी करेगा, आगे जाके वो कब्ज करेगा अगर फाइबर इंटेक नहीं होगी हमारी। डॉक्टर साहिबा, वो जो 30% खाली रख लिया, अब हुआ ये कि सर्दी का मौसम है और दिल करता है कि रात को सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स भी खा लें, वो 30% हम उससे भर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रात को सोने से पहले, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? नहीं, कोई भी चीज आप खाएं, आपको रात को 3 घंटा पहले आपको खाने की सारी चीजें आपकी बंद हो जानी चाहिए सोने से पहले। जो भी आपका बेड टाइम है, अगर आप 11 बजे सोने चाहते हैं तो 8-8:30 पे आपका फूड इंटेक बंद हो जाना चाहिए। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे आप सैलेड खा रहे हैं, अर्ली डिनर, उसके बाद खाना पीना बंद, 8 से 8:30 के दरमियान आप खाएं पिए जो आपने खाना है, उसके बाद रोजा रख लें, बिल्कुल भी कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक की तारीफ, स्टे विद अस। ख़वातीन पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी हैं। इलेक्शन अगर देखा जाए उसमें, लेकिन सियासत और इंतखाबात की अगर बात की जाए तो उसमें इनकी नुमाइंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक तरफ अगर देखा जाए वो इंतखाबी सियासत में कमफाल किरदार अदा कर रही होती हैं, और दूसरी जानिब उनके वोट डालने की शरह वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और देही इलाकों की अगर बात की जाए तो ये मसला और भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संगीन है, जहाँ तालीम की कमी, समाजी रुकावटें और दीगर मसाइल की वजह से इनकी बहुत कम तादाद वोट डालने के अमल में हिस्सा लेती है। इलेक्शंस की बात की जाए उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन और क्या वजूहात हैं इसकी कि वो मैदान में नहीं आ पा रही होती हैं और किस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती हैं? और इस वक्त में अगर हम देखें सबीन, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये कहा गया है कि हर सियासी जमात को ये वितरी किया जा रहा है कि वो 5% टिकट्स ख़वातीन को दें, ज़ाहिर उनकी तरफ से कहा गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहब आज हमारे साथ मौजूद है। नीलोफर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नीलोफर साहबा, पाकिस्तान में इलेक्शन में अगर हम देखें तो ख़वातीन की नुमाइंदगी कम है, वजूहात क्या है?
ये है कि जब इलेक्शंस में ख़वातीन को टिकट देने का वक्त आता है तो सियासी जमातें उनके साथ नाइंसाफ़ी करती हैं। ये फ़ैसले मेरिट पे नहीं होते। अब 5% जो है वो एक कोटा रखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हर वो जमात जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है उसको कम से कम 5% टिकट्स ओपन इलेक्शंस के लिए ख़वातीन को देना होंगे। अब वो 5% का नंबर पूरा करने के लिए ताकि उनको इलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए और वो डिसक्वालीफाई ना हो, वो 5% कोटा तो पूरा कर देते हैं, लेकिन ऐसे इलाकों के टिकट देते हैं ख़वातीन के जहाँ पे इलेक्शन जीतना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। तो इसका खानापुरी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी जगह पे इलेक्शंस लड़वाए जाएं औरतों को जो वाकई जीतने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हों, और फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाए, पार्टी उनका हाथ भी पकड़े। और ये तमाम पार्टियां अक्रॉस द बोर्ड हैं जिनकी एक ही पॉलिसी है। इसके अलावा जो रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की, उसमें भी ये मसला आता है। रिज़र्व सीट्स के फ़ैसले बैठ के मर्द करते हैं। अब ये जो पार्लिमानी बोर्ड बनते हैं पार्टियों के, उनमें औरतों की नुमाइंदगी नहीं होती। सबसे पहले तो जो इस्तदा है कमीशन की वो ये है कि खुदारा पार्लिमानी बोर्ड में औरतों को, और उन औरतों को जिनकी पार्टी में कुछ से है, जो रोबोट की तरह नहीं चलती पार्टियों में, जो कठपुतली सियासतदान नहीं हैं, जिनको वाकई ग्रास रूट की ख़वातीन की पार्टी में पहचान है, वो पार्टी की ऑफिस बेरर हैं, वो पार्लिमानी बोर्ड में बैठे। नीलूफर साहिबा, ख़वातीन के इलेक्शन लड़ने के मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं? पार्टियों को सबसे पहले तो अपने मंशूर में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करना होगी। पार्टियों को ये कहना होगा कि हम आधी फ़ीसद आबादी को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। उनके तरक्की के प्रोग्राम पे बात करें, उनके इश्यूज़ पर बात करें। फिर उसके बाद जब टिकट दिए जाएं तो इंसाफ पर मुबनी फ़ैसले किए जाएं, और जब इलेक्शंस लड़ने के लिए ये ख़वातीन मैदान में उतरें तो फिर उनको मौका दिया जाए कि वो मर्दों के शाना बशाना ये कैंपेन्स चला सकें। देखिए, औरतें जो हैं वो घर से बड़ी मुश्किल से निकलती हैं सियासत के मैदान में। अब वो घर से निकलती हैं मुश्किलात का शिकार होके, उनके साथ कोई नहीं होता दौड़ने वाला, भागने वाला। तो पार्टी का काम है कि उनको मजबूत करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्टी टिकट देख के उनको भूल जाती है। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, आज से 2-2.5 साल पहले जब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए, उस वक्त नई मैंने ये पोजीशन संभाली थी, तो हमने जब इलेक्शंस के रिज़ल्ट देखे तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में एक खातून काउंसलर इलेक्ट हुई थी, पूरे पाकिस्तान में। इट वॉज़ अ शेम। तो हमने उन इलेक्शंस के बाद एक सबक सीखा। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस शुरू हो रहे थे, तो हमने फौरी तौर से एक मुल्क गिर कंसल्टेशन की कैंपेन चला दी। हम पाकिस्तान के हर सूबे में गए, आज़ाद कश्मीर में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए, और हमने भरपूर किस्म की कंसल्टेशंस करवाई। और इन कंसल्टेशंस में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें हमने सिविल सोसाइटी, मीडिया और तमाम वो विमेन मशीनरीज शामिल की जो हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी जो आउटकम डॉक्यूमेंट थे उनको आगे लेके चल सकते। फिर हमने हर पार्लियामेंट में मुल्क की वो जो सिफारिशात तैयार हुई थी उन कंसल्टेशंस में से उनके हवाले किए। हर पार्लियामेंट में एक हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और विमेन कॉकसेस से रिक्वेस्ट की। उन्होंने फिर वो रेजोल्यूशंस पास करवाए असेंबलीज़ की फ्लोर पे। उसके बाद हम इस्लामाबाद ले आए उस कंसल्टेशन को, और हमने यहाँ पर वो जो तमाम मुल्क से सिफारिशात आई थी उनको इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन ले गए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ बैठ के हमने ये सिफारिशात डिस्कस की, और बहुत हद तक उन्होंने हमारी सिफारिशात से एग्री। अच्छा नीलूफर साहब, ये सारी सिफारिशात, ये सारी कोशिशें जो आप लोग करते आए हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ? कामयाबियाँ कहाँ कहाँ मिली? जो ज़रूरी बात है जो इलेक्शन के हवाले से मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको अप्रोच में बनाया जाए, ऐसी जगहों पे ना बनाया जाए ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस को जो बहुत दूर दराज के इलाकों में हों। वहाँ पे बिजली, वॉशरूम्स जैसी सहूलतों को यकीनी बनाया जाए।
फिर बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंप्स होते हैं वहाँ पे जगह होनी चाहिए कि ख़वातीन बैठकर इंतज़ार कर सकें, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और अभी जो फरवरी के इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं उससे भी हमें थोड़ी सी फ़िक्र है कि बहुत हार्ड वेदर कंडीशंस होंगी। सही। उन हार्ड वेदर कंडीशंस में ख़वातीन को क्या मदद हम दे सकेंगे? ये जो व्हील चेयर्स पे लोग आएंगे, ये जो बूढ़े आएंगे जिनके हाथ में गोद में बच्चे होंगे, उनका हम क्या करेंगे? तो इन कंडीशंस को हमें बेहतर करना है ताकि उस दिन जो वोटर टर्न आउट है उसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हो और कोई भी अपने वोटिंग के हक़ से महरूम ना हो। फिर ऐसा भी होता है कि इलेक्शन से पहले जिरगे बैठते हैं और जिरगे बैठ के रातों रात ये फ़ैसला कर देते हैं कि हमारे इलाके की ख़वातीन वोट नहीं डालेंगी। इन जिरगों को हमने तोड़ना है। हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है कि पाकिस्तान का इस मर्तबा कोई इलाका ऐसा ना हो जहाँ पे औरत का वोट ना डले। और हर इलाके की ज़ाहिर डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं ख़वातीन को। बिल्कुल, देही इलाकों की अगर बात की जाए वहाँ पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद है, वो वोट डालने नहीं निकलती है। अब जाहिर है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया। अब उनमें फैक्टर्स बेसिकली वो तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएँ, किस तरह इस अमल को बेहतर बनाया जा सकता है, उनके लिए आसान बनाया जा सकता है कि वो बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। देखिए, उनका एक तो बहुत बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का होता है। बहुत गरीब होती हैं ये जो हमारी देहात में औरतें रहती हैं ना, आप सोच नहीं सकते कि उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं और वो किस तरह से घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचती हैं। फिर जिरगे भी बिठा दिए जाते हैं, उनको मना भी कर दिया जाता है कि तुमने आज नहीं निकलना। फिर उन्होंने घर की रोटियां भी पकानी होती हैं। तो अगर उनको ट्रांसपोर्ट मिल जाए, उनको घरों से उठा के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया जाए, और इस सर्दी में ख़ासकर उन ख़वातीन का जो पहाड़ों में रह रही हैं, जिन्होंने पहाड़ों से उतर के नीचे आना है, जिन्होंने रेगिस्तानों में चलकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना है, आप ज़रा सोचें कि उनका काम कितना मुश्किल है। और फिर उनके बच्चों के लिए भी कुछ सहूलतें दें, क्योंकि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ कर आएँ, तो बच्चे तो वो साथ लाएंगी। तो उनके वोटिंग को आसान बनाने के लिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पाकिस्तान की, ये अपील करती हूँ कि अपने अंदर दर्दमंद दिल रखें और ये सोचें कि ये आप ही की बहनें, माएँ और बेटियाँ हैं और ये आपके इलेक्टोरल प्रोसेस को कामयाब करने के लिए घरों से निकलती हैं। इनको आपकी मदद। और नीलोफर साहिबा, ये जो एक जुमला सुना जाता है कि ख़वातीन खुद नहीं आगे आना चाहती हैं, खुद आगे बढ़ना नहीं चाहती, ना इलेक्शन प्रोसेस में ना दीगर मौज़ूआत में भी हम देखें तो, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम दूसरे अवामिल की बात करें, ज़रा उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। सियासी जमातों की बात की जाए, जैसे आपने खुद भी पहले कहा कि उन्हें टिकट्स उन हल्कों से दिया जाता है जहाँ उनको होता है कि हम हार जाएंगे, तो बहुत सारे अवामिल भी हैं जो रुकावट का बाइस बनते हैं। लेकिन ये जुमला कि ख़वातीन खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उनकी रुकावट तो बहुत सारे अवामिल होते हैं, घर से ही शुरू हो जाती हैं रुकावटें। अगर आप टीचर बनना चाहें तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप डॉक्टर बनना चाहें तो शायद आपको इजाज़त मिल जाए, लेकिन जैसे ही औरत कहती है कि मैंने सियासत में जाना है तो घर वालों के कान खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी माँ बेटी, मैं उन तबकों की बात कर रही हूँ जहाँ से ख़वातीन, मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि बाहर निकले, तो वो ख़वातीन नहीं आ सकती। अब इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें उन घरों की ख़वातीन को आगे लाना है जो असल में पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन डरती हैं अपनी बच्चियों को सियासत में भेजने के लिए। इसलिए हम हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं कि हेट स्पीच जैसी चीज़ें जो हैं वो इन क्लासेस की औरतें जो होती हैं उनको बहुत डिस्करेज करती हैं। प्रोटेक्शन तो उन गलियों की और उन देहातों की औरतों को चाहिए जो घर से निकलती हैं, बड़ी मुश्किलात का शिकार होकर, मोहल्ले के ताने बातें सुनती हैं, टेलीविज़न पे उनकी तस्वीर आ जाए तो 3-3 दिन उनके शौहर उनसे बात नहीं करते, वो सियासत कैसे लड़ें? तो हमारा कमीशन तो उनको सपोर्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त हमारे साथ है। नादरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक भरपूर मुहिम चलाई गई, हमने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, तो हमारी तरफ से तो कमी नहीं है। लेकिन अब सियासी जमातें क्या करती हैं? और ज़ाहिर है इसमें एक चीज़ ये भी है कि कैसे आप वो माहौल क्रिएट करते हैं कि घर वाले अपनी घर की ख़वातीन को सियासत में आने दें,
एक बड़ी वजह ये भी होती है कि किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, किस तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। और कोई भी खातून अगर सियासत में होती है तो हमने सबसे पहली चीज़ ये देखी है कि उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको अपोज करने के लिए, उसको हरवाने के लिए उसके कैरेक्टर पे बात करना शुरू कर देती थी, कहीं उसके घर वाले उसे रोक देंगे या वो घर बैठ जाएगी। तो ये चीज़ हमने पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा देखी है और हम इसको कंडेम भी करते हैं। और उसकी वजह ये भी है कि आप इक्वालिटी की बात करें यहाँ पर, जहाँ पर आप अपोज करना चाहते हैं वो फैक्ट्स की बेसिस पे आप अपोज ज़रूर करें। किसी की वीडियोस बनाना, किसी को नाम देना इस तरह के, या किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, वो कहीं पर भी ऑब्वियसली अलाउड नहीं होता और ना ही होना चाहिए। बिल्कुल नीलोफर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। इस्राइल और हमास के दरमियान नई आरज़ी जंग बंदी की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया गुज़श्ता रोज़ एक आला सतही वफ्द के हमरा कायरा पहुंचे, जहां उन्होंने मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह अब्बास कामिल से अहम मुलाकात की। और इससे कबल इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर ने भी वारसा में अमरीकी CIA चीफ और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात की। और इस बड़े तनाज़े में अमरीका, कतर और मिस्र सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। और इस सिलसिले में होने वाली जो मुलाकातें हैं और जो मुज़ाकरात हैं, उसमें इस्राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी, गज़ा के मुहासरे के ख़ात्मे और क़ैदियों के तबादले पर बातचीत हो रही है। जबकि इस्राएली सदर और उनकी तरफ से जो बात की गई, जो वाज़े किया गया कि जंगबंदी पर आमादगी तो है, लेकिन दूसरी जानिब गज़ा में जो हो रहा है इस वक्त भी, कि जिस तरह जुल्म बर्बरियत जारी है और इसमें लगभग 20-22 हज़ार, चुके ज़ाहिर ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों अफराद की नकल मकानी हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक मलबे तले दबे हैं, जिनके हवाले से कोई इतलात नहीं है, भूख प्यास का सामना है। इस पर बात करना बहुत अहम है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है गज़ा की, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सामने आती हैं, बहुत सी चीज़ें सामने नहीं भी आती। पहले तो मैं चाहूँगा एक ओवरव्यू दीजिएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, अभी सूरत हाल है कि वहीं के जो हम 75 ईयर से दुनिया को कह रहा है, ये असली इसराइली चेहरा है। जो कत्ल आम है, खून खराबा है, बच्चों, मासूम बच्चों को जाकर के कत्ल करना है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया के तारीख़ में जंग के दौरान मर्द जो है ना वो ज़्यादा शहीद होते हैं, लेकिन हमारा हालत में है कि हमारा बुज़दिल दुश्मन, दरिंदा, जल्लाद हमारा सामने, हमारा मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सका, जाकर इन मासूम बच्चों को और इन ख़वातीन को शहीद कर दिया है, मस्जिदों को शहीद कर दिया, चर्चेस को शहीद कर दिया, स्कूलों को, अस्पतालों को, मैटरनिटी वार्ड्स को नहीं छोड़ा। इनका मेंटालिटी आप लोग देख रहे हैं कि 150 इजराइली डॉक्टर्स, इन्होंने के एक ख़त लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि अशिफा हॉस्पिटल को बम्बार्डमेंट किया जाए। आप इमेजिन कीजिए, और ये ड्यूअल नेशनल भी है। आप लोग इनको एक्सपोज करें। कल किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं इस्लामाबाद में मेहमान तो ना हो, अमेरिकन होते हुए या फ्रेंच होते हुए, वो आपका मेडिकल कोलीग है, हमारा मेडिकल कोलीग है, जो इन्होंने अबुकरात के ओथ को उठाया है, वो जाकर के अपने चीफ को मुतालबा कर रहे हैं कि मासूम बच्चे को खून करें। ये हमें इंसान नहीं समझते, ये इनकी ज़बानों में कि हम गोयीम है, यानी समथिंग अदर दैन ह्यूमन बींग, कुछ और है, और हम जंताइल है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये लोग है ना कोई प्योर नजात की तरफ से जा रहे हैं कि जी वो नजात है, इसमें कोई एंथ्रोपोलॉजी के ताल्लुक़ नहीं है। आप मेरे खिलाफ, आप मेरे साथ नहीं है, यानी आप मेरे खिलाफ है, यानी आप इस दुनिया में जीना के हक नहीं है क्योंकि आपने मेरे मुखालफत की। और ये आप देखिए, बाइडेन साहब है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया से अलग 153 मुल्क है ना कि मेंबर है यूनाइटेड नेशन, इन्होंने जंग बंदी के बारे में बात की है। बाइडेन साहब ने नहीं, इन्होंने नहीं कहना। आप इमेजिन कीजिए कि मैं सोचता हूँ कि एज एन एनालिस्ट कि जी आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है और डिसीजन मेकर्स, दे आर गोइंग इवन अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट। वो जो अमेरिकन इंटरेस्ट है ना, उसके खिलाफ से जाकर इसराइल को मदद करने का।
अभी एक ये सूरत हाल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वाकई जिस तरह आपने फरमाया शहादतें हैं, कुर्बानी है, वो तारीख में ही बता रहा है ये कुर्बानी के बगैर आज़ादी हासिल नहीं हुई। मगर दुख होता है कि जब ये उम्मत है कि अपने करारदादे हैं ऑफिशियल लेवल पर, उनको वो अब हमास को नहीं करते। आप हमास को छोड़ दें, आप सारी तंजीमात को छोड़ दें, सारी सियासत को छोड़ दें। आप रियाद में 57 मुस्लिम ममालिक है, इज़्ज़तदार ममालिक है, स्ट्रॉन्ग ममालिक है, पूरी दुनिया का रिसोर्सेज आपका तकरीबन 2/3 आपके हाथ में है, और आपने कुछ करारदादें मंजूर किए और इसको अमल नहीं कर रहे हैं। तो आप रफ़ह गेट का नहीं खोल सके हैं, आप इवन पानी को बच्चों को नहीं पहुंचा सके। दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब एक चीज़ समझ में नहीं आती, जाहिर है अवाम भी देखती है, सोशल मीडिया पे विजुअल्स भी आ रहे होते हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको जख्मी किया जा रहा है, उनको ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। इसका मकसद किसी के समझ में नहीं आ रहा। मासूम बच्चों को शहीद करना, उनको जख्मी करना, ट्रॉमेटाइज करना, ये इंसानियत तो मैं कहूँगी पास से भी नहीं गुजरी एक तरह से देखा जाए। मकसद क्या है इसके पीछे, समझ क्या कर रहा है इस्राइल वहाँ? यस यस यस, इवन इजरायली सोसाइटी आज लाखों की तादाद में है। डिफेंस के मिनिस्ट्री तल अवीव के सामने जुलूस निकाल रहे हैं, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है, और इनके जो लीडर्स है, सियासी लीडर्स है, मिलिट्री लीडर्स के ख़िलाफ़ है कि आखिर में कि ये ख़त्म करें। बिकॉज कि जी आपका कोई हदफ है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने कहा हमास को नाबूद करना, रेजिस्टेंस को नाबूद करना, गज़ा को ख़त्म करना, कहाँ? अभी भी हमारा मुजाहिदीन के वही हमला कर रहे। कल अबू उबैदा ने ऐलान कर दिया है कि 72 आवर्स के ऊपर दरमियान में 25 इजरायली सोल्जर्स को मार दिए। 72 आवर्स में मोर दैन कि 41 ये जो आर्मर्ड मशीन है इसराइल का कि उसको तबाह कर दिए हैं। व्हाट इज़ द मिलिट्री अचीवमेंट जो आप अपने सोसाइटी को देना है? बच्चों को शहीद करना है। हॉस्पिटल के अंदर है शहीद कमाल उद्वान के हॉस्पिटल के अंदर वो टैंक्स गए अंदर है ना, और वो वहाँ रिफ्यूजीज़ के ऊपर चलाया है। ये जंजीरों के नीचे इन्होंने के आम बेचारे के ये जो रिफ्यूजीज़ हैं अपना इंतकाल मकानी की वजह से कि वो इज़्ज़तदार ख़ानदान है, इन्होंने अपने घर को बनाया है, अपने खून बहाया, पसीना बहाया, अपने ख़ानदानों के लिए घर बनाकर वो टूट कर अभी जाकर मदरसे में और हॉस्पिटलों में वहाँ पनाह लिया, और पनाह के नतीजा ये है इजरायली टैंक कैमरे के सामने आकर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। व्हाट इज़ इट कि ये दुनिया जो है ना अभी ये मैं समझता हूँ ये मुनाफकत है। ये ऐसा हो सकता है कि इजरायली एम्बेसडर इतने रूद और इतने गुस्ताखी है यूनाइटेड नेशन में सारी दुनिया के सामने बयान करके और इसको कोई मुहासबा ना करे। डॉक्टर साहब जंग बंदी के इम्कानात कितने हैं, तो इस पर कमेंट दीजिएगा। और दूसरा है कि हमास इस वक्त पावर क्या है उसकी, क्या कर सकता है हमास इस वक्त भी? जो सुरंगों की बात होती है कि कुछ इस्राएली फौजी सुरंगों में दाखिल हुए, उनको मार दिया गया, और कहा जाता है कि वो सुरंगें तो इस्तेमाल भी नहीं की जा रही थी, और अभी सुरंगों का एक जाल है जो कि एक बड़ा चैलेंज है इस्राएल के लिए। देखिए जंग बंदी के सूरत ये होता है दो है, वही कि हमारा डेस्टिनी का दो सिनेरियो है। या दुनिया है कि इनफ डिप्लोमेसी और इनफ पॉलिटिकल प्रेशर दबाए इसराइल के ऊपर कि खून खराबा है कि उसका कोई हदफ नहीं है, आपने अचीव भी नहीं करना है, या आप आकर के वी आर लेफ्ट आवर ऑन डेस्टिनी अपना आप को डिफेंड करें। हमने 7 अक्टूबर को यही किया है। 7 अक्टूबर ने जब हमने दुश्मन को सरप्राइज करके और इसको उसी दिन ही इसराइल को नाबूद कर दिया। अमेरिका दखालत किया हमारे बच्चों की खातर नहीं है, इसराइल को बचाने के लिए। वरना ये ब्लिंकन साहब हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में इसको करके और कहने लगे कि वी आर आफ्टर द ह्यूमैनिटेरियन पॉज और जंगबंदी का है, और टेल अवीव पहुँचते ही वो रूम में पार्टिसिपेट करके और कत्लेआम फ़लस्तीनों का होगा है और हुआ है इनके वजूद में। तब ह्यूमैनिटेरियन पॉज शुरू हो गया, तब जब वो बाइडेन का इलेक्शन 5 मेजर प्रोविंसेस में हार गया। पब्लिक ओपिनियन है कि जो आप लोग खुद देख रहे हैं इस्लामाबाद से लेकर वाशिंगटन तक जो इन्होंने के वॉर क्राइम्स के ख़िलाफ़ के सड़कों पे आया हुआ है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ख़िलाफ़ आया हुआ है, डेमोक्रेट्स और बाइडेन खुद हार गया है, तब वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज शुरू हो गया, वो भी चंद दिनों का है। देखिए हमारा अवाम है, दे लव टू लिव, वो जीना चाहते हैं जैसे कोई दूसरा अवाम है दुनिया में। कौन पसंद करते हैं इनके बेटा या बेटी का फोत हो जाए?
लेकिन वो देख रहे कि 7 अक्टूबर से पहले हम वैसे किल्लत की वजह से अपने बेडरूम में मर रहे हैं और दुनिया हमें कुछ नहीं कर रही है। हर इजरायली सोल्जर के सामने 150 से लेकर 300 फ़लस्तीन शहीद होते थे 7 अक्टूबर से पहले। अभी भी 7 अक्टूबर से अभी तक 75 डेज हो गया। वेस्ट बैंक में कोई तूफान अल-अक्सा नहीं है। 4600 फ़लस्तीनी को प्रिजनर गिरफ्तार कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमेरिका या इसराइल जिस तरह की बात करते हैं कि हमास ने एक्शन किया, हालांकि वो एक्शन नहीं था, वो एक रिएक्शन था जो कई दहाइयों से हो रहा है फ़लस्तीन में, गजा में, वेस्ट बैंक में। क्योंकि सबसे बड़ा जुर्म है इंसानियत के खिलाफ। आप इनका फ्रीडम को बंद करें, महासरा किया हुआ ऑक्यूपेशन है, दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे। यूनाइटेड नेशन कहता है कि इजराइल इज अ कॉलोनियल पावर, ऑक्यूपेशन पावर। तो कहने से क्या फ़ायदा होता है? अब इस ऑक्यूपेशन को ख़त्म करें। आप अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत है या मुसलमानों का हैसियत है कि इसको दबा दे? अपने हमने इसको देखा है तो फिर दुनिया को कहा कि जी भाई आप आकर हमारे बच्चों को बचा ले। नहीं बचाया तो बिलाखिर के हमें तारीख़ यही सबक सिखाते हैं। आज़ादी की जद्दोजहद में अलजायर जैसा अजीम मुल्क है, इन्होंने 1.5 मिलियन शहीद दे दिया इन फरंसी व जनायतकार के ख़िलाफ़ है। वो यही आज़ादी की जद्दोजहद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आवाम है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी शहादा तक कुर्बानियाँ भी दी है। हर इज़्ज़तदार मुल्क आवाम जब इन्होंने के कुर्बानी के लिए जद्दोजहद करना, वो घर में बैठ के। डॉक्टर साहब, ऐसे में यूएन के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? यूएन के रोल को किस तरह से देखते हैं? यूएन के स्कूल्स को भी टारगेट किया गया है, जहाँ पर पनाह ली हुई थी फ़लस्तीनियों ने, उसको भी टारगेट किया गया है। इस रोल को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, ओनरवा के बारे में बात हो रही है कि जो रेफ्यूजीज़ का जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, वाकई 97 एम्प्लॉय को बेचारे शहीद हो गए थे। तो वो उनके ऊपर भी दबाया है कि वहाँ का कोई रेफ्यूजीज़ के कोई इमदाद ना करें, क्योंकि स्कूल्स हमारा जो उधर है वो भी हदफ करार दे दिया है। उनमें से 70% ओनरवा के स्कूल्स हैं, तबाह कर दिए हैं विद देयर ओन प्रोपेगेंडा एंड क्लेम्स, जो दुनिया इसके बारे में बात नहीं करते। देखिए, यूनाइटेड नेशन दे डोंट हैव टीथ, कोई पावर नहीं है इनका रेजोल्यूशंस का, सिर्फ ये पास करना। और ये जो आराद है इजरायली सफ़ीर है, हमेशा वो अनफॉर्चुनेटली के 2 हथियार के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है। एक तो लैपटॉप है, खूबसूरत है, जिसमें प्रोपेगेंडा और झूठ और ये जो फ़ोटोशॉप वाले कहानियाँ शुरू करते हैं। और दूसरा हथियार क्या है, माजरत के साथ है, डस्टबिन। वो डस्टबिन के टेबल पे रखते हैं, कोई भी करारदाद मंजूर होता है, इसको रिप करके डस्टबिन में डाल के और वो काउट कर लेगा। ये चाइनीज़ का डिप्लोमेट है जो एक कमेटी का सदर थे यूनाइटेड नेशन में, एक हफ्ता पहले वो इजरायली एम्बेसडर को कहना कि योर एक्सेलेंसी यू आर नॉट अलाउड, के ये जो गुस्ताखी आप कर रहे हैं आपका कोई राइट नहीं बनता है, आप अपना राइट जो मर्जी बता दे, लेकिन आप ये जो हमारा खिलाफ के रूड होकर गुस्ताखी करना, यू आर नॉट अलाउड। वक्त बड़ा मुख्तसर 30 सेकंड्स हैं, आखिर में सिर्फ ये अगर बता सकें पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है? इस्माइल हनिया साहब ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कि ये फरमाया था कि पाकिस्तान धमकी दे इसराइल को, ये वॉर बंद हो जाएगा। देखिए, ये कितना उम्मीद है हमारा अवाम और हमारा लीडरशिप है जो है पाकिस्तान में, और ये हमेशा पाकिस्तान उम्मीद उतरे हुए हैं। क्यों नहीं कि आप ये अवाम आपके देख रहे हैं, इन्होंने कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स को पहुंचाया है वो अभी रफा गेट में है और काफ़ी फ़लस्तीनी अवाम तक पहुंच भी गया है। हमारी अवाम फ़लस्तीनियों के साथ है, हमारा पूरा मीडिया फ़लस्तीनियों के साथ है। हम देखिए, क्योंकि हम हक की बात करते हैं, हक पर जो भी है पाकिस्तानी हक का साथ देते हैं हमेशा। डॉक्टर खालिद साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। रियासत पाकिस्तान इस वक्त गजा के फ़लस्तीनियों के साथ, मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफ़िज़।